सो हेलो स्टूडेंट्स, आज है बूस्टर क्लास का पहला दिन। ऑफलाइन क्लास के माध्यम से बूस्टर क्लासेस चल रही हैं, जिसकी आज पहला तारीख है 1 अप्रैल, और आज से आपका बूस्टर क्लास लॉन्च किया जा चुका है। तो ये ऑफलाइन कम ऑनलाइन का पहला वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5। इसके पहले 4 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, पूरी एनर्जी में तैयार करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, यानी कि प्रबंध के विचारधाराओं का विकास कैसे हुआ। तो अगर हम बात करते हैं प्रबंध की विचारधाराओं का, तो ये 3 प्रकार की विचारधाराएं हमको मिलती हैं। एक होती है क्लासिकल थियरी, एक होती है नियो क्लासिकल थियरी, और तीसरी होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच या फिर मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं क्लासिकल थियरी की, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे स्टूडेंट्स के मंग, क्योंकि ये थियरी आपको कहीं ना कहीं क्लास 12th में पढ़ाई जाती है। जो आपने क्लास 12th में बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हेनरी फेयोल की चर्चा की गई थी, FW टेलर साहब की चर्चा की गई थी। तो ये क्लासिकल थियरी उन्हीं बड़े मैनेजमेंट फिलोसफर से संबंधित है। अब भाई समय बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, मैनेजमेंट करने का तरीका बदल रहा है, कंपनियां बड़ी हो रही हैं, तो समय के हिसाब से मैनेजमेंट करने के तरीके में, टेक्निक्स में भी बदलाव करना पड़ता है। इसीलिए क्लासिकल थियरी के बाद एक नियो क्लासिकल थियरी आया, और अब तो दुनिया आधुनिक हो गई है, मॉडर्न हो गई है। तो अभी ना क्लासिकल थियरी चलता है, ना नियो क्लासिकल थियरी चलता है। अब जो मैनेजमेंट है वो मॉडर्न अप्रोच से चलता है। ठीक है, तो तीनों थियरीज हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है कि बताइए मैनेजमेंट थॉट्स का विकास कितने थियरीज के माध्यम से हुआ है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से 3 थियरीज हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला है कौन सा? क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट। क्लासिकल का मतलब होता है बड़ा ही ट्रेडिशनल, पारंपरिक मैनेजमेंट की थियरी, जिसमें हम ये जानते हैं कि परंपरागत तरीके से मैनेजमेंट कैसे हो रहा था कंपनियां। क्योंकि भाई जब राजा महाराजाओं का ज़माना होता था, जब ब्रिटानी हुकूमत हिंदुस्तान में चलती थी आज से 200-300 साल पहले, तो उस समय भी तो बिजनेस होता होगा, लेकिन उस समय बिजनेस में जो टेक्निक्स यूज़ किए जाते थे, जो मैनेजमेंट के तरीके अप्लाई किए जाते थे, वो हम कहीं ना कहीं क्लासिकल थियरी में पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं? क्लासिकल थियरी में। क्लासिकल थियरी में 3 अप्रोच आते हैं मैनेजमेंट के। एक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। इसके 3 अलग अलग नाम हैं, तीनों से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट को प्रोसेस थियरी भी कहते हैं और फंक्शनल थियरी भी कहते हैं। तीसरा है आपका ब्यूरोक्रेटिक थियरी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 3 क्लासिकल थियरीज हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, जिसके फादर माने जाते हैं FW टेलर साहब। कौन माने जाते हैं? FW टेलर साहब। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, जिसके फादर माने जाते हैं हेनरी फेयोल साहब। और तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जिसके फादर माने जाते हैं मैक्स वेबर साहब। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? सर आप बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी की, आप बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? हमने ये तो समझ लिया कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में, लेकिन अब आप ये बताइए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है जब आप मैनेजमेंट में साइंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके मैनेजमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग का कंसंट्रेशन नहीं दिख रहा है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स थोड़ा कंसंट्रेटेड होइए, और जो आई कांटेक्ट है आपका वो बिल्कुल बनना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सो तो नहीं रहे ना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी की अगर हम बात करते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है जब कोई भी इंसान मैनेजमेंट कर रहा है साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करके, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के फादर हैं FW टेलर साहब। FW टेलर साहब से संबंधित दूसरा क्वेश्चन बनता है कि FW टेलर साहब क्या थे? तो FW टेलर साहब एक इंजीनियर थे। क्या थे? एक इंजीनियर थे। कौन से इंजीनियर थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बनता है कि FW टेलर साहब कहाँ के थे? तो FW टेलर साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे, यानी अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, प्रोसेस थियरी या फंक्शनल थियरी। इनके फादर हैं हेनरी फेयोल साहब। भाई हेनरी फेयोल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, क्यों? बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की दुनिया के जनक माने जाते हैं हेनरी फेयोल साहब।
प्रबंध का जनक इनको माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट पूरा आज आप पढ़ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके अलावा जो पूरे अप्रोचेज आप पढ़ रहे हैं, इस पूरे मैनेजमेंट की दुनिया की शुरुआत कहीं ना कहीं एक इंसान के द्वारा की गई थी। वो इंसान कौन थे? हेनरी फेयोल साहब थे। ठीक है, तो हेनरी फेयोल साहब को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, प्रोसेस थियरी या फंक्शनल थियरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। अब ये ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है? ये जो ब्यूरोक्रेटिक शब्द है, ये ब्यूरोक्रेसी शब्द से लिया हुआ है, जहां पे ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है हिंदी में अफसरशाही। क्या होता है? अफसरशाही। मतलब जहां पे ऑफिसर्स की चलती है, अफसरों की चलती है। तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में मैक्स वेबर साहब कहते हैं कि मैनेजमेंट अगर करना है तो मैनेजमेंट कंपनी का ओनर नहीं करेगा, मैनेजमेंट कंपनी का एक योग्य ऑफिसर करेगा। जैसे आप जब जाएंगे फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में मैनेजर बनेंगे, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी। आप उस कंपनी के ऑफिसर माने जाएंगे। इसीलिए जो आपका ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें मैक्स वेबर साहब ने कहा था कि मैनेजमेंट अगर आपको अच्छे से करना है तो मैनेजमेंट ओनर नहीं कर सकता, क्योंकि ओनर को यह पता होगा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ओनर को यह पता होगा कि बिजनेस में आइडिया कैसे लाना है, लेकिन ओनर को यह नहीं पता है कि मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, एचआर को कैसे संभालना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैक्स वेबर साहब ने कही थी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है मैंने आपको ये बता दिया, तो सावधान रहिएगा। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थियरी के मेन एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब क्लासिकल थियरी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो क्लासिकल थियरी में सबसे पहले बात की जाती है किसकी? डिवीजन ऑफ लेबर की। क्लासिकल थियरी में कहा जाता है कि भाई पूरे काम को बांट दीजिए, यू हैव टू डिवाइड द वर्क अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि एक चना अकेले भार नहीं फोड़ सकता है। आपने मुहावरा सुना होगा बचपन में हिंदी में, तो एक चना अकेले भार नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब क्या है कि एक इंसान अकेले सारा काम नहीं कर सकता है। दैट्स वाई वी हैव टू सेग्रीगेट द वर्क्स, वी हैव टू डिवाइड द वर्क्स अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहला एलिमेंट है आपके क्लासिकल थियरी का डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि क्लासिकल थियरी कहता है कि काम को बांटो। और ये डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट कहाँ से आया है? तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट आया है डिवीजन ऑफ वर्क से, जो हेनरी फेयोल साहब का 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में से पहला मैनेजमेंट का प्रिंसिपल माना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में हमने आपको ऑर्गेनाइजिंग में बताया था। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, अलग अलग विभाग बना रहे हैं। तो जो क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी है वो ये कहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये तो कह दिया कि हमको काम को बांट देना है, लेकिन काम को बांटेंगे कैसे? यू हैव टू क्रिएट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फॉर द स्पेसिफिक वर्क। एक विशेष काम के लिए एक विशेष विभाग बनाने की आवश्यकता है, एक विशेष डिपार्टमेंट बनाने की आवश्यकता है। तो आगे बात करते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है आपके मैनेजमेंट के क्लासिकल थियरी का, वो है स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस। स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में जो भी काम होगा वो काम हायरार्की को फॉलो करते हुए होगा। अगर कोई भी सूचना टॉप लेवल को लोअर लेवल तक पहुंचानी है तो टॉप लेवल सीधे लोअर लेवल से बात नहीं करेगा, ही हैज टू फॉलो द स्केलर चेन, जो चेन ऑफ कमांड होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं क्लासिकल थियरी कहता है। ठीक है, चलिए चौथा है स्ट्रक्चर। आपका संगठन अगर आपको चलाना है, आपको अपनी कंपनी चलानी है, यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। आपके पास एक बढ़िया संरचना होना चाहिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सही तरीके से आपको क्रिएट करना है, एक अच्छे स्ट्रक्चर में बनाना है। जैसे मान लीजिए कंपनी में सबसे ऊपर आ जाएगा आपका कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके नीचे आप बना देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के नीचे आप रख देंगे सुपरवाइजर्स को। तो ऐसे आप एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे कंपनी को अगर आपको चलाना है तो। ठीक है, तो ये था आपका मेन एलिमेंट चौथा वाला, जिसका नाम था क्या? स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि आपकी कंपनी के पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर जिसमें आप सारे काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। जो आपका क्लासिकल थियरी है वो कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको पहले से डिटरमाइन करना चाहिए कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। व्हाट? एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि एक इंसान के पास एक लिमिटेशन होती है,
दैट ही कैन कंट्रोल हाउ मेनी पर्सन्स। तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं क्लासिकल थियरी में कही गई है, जिसमें ये कहा जाता है कि अब सिंगल सुपीरियर कैन नॉट कंट्रोल एवरी सबऑर्डिनेट, एक इंसान सभी को नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसीलिए कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो एक नियंत्रण का दायरा होता है वो आपको सेट करना होता है एक सुपीरियर के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो था पूरा क्लासिकल थियरी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लासिकल थियरी हमने पढ़ लिया, क्लासिकल थियरी के मेन एलिमेंट्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि क्लासिकल थियरी में जो सबसे पहली थियरी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, उसके विषय में जानेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या है, इसके जनक कौन है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन उनकी पूरी कहानी क्या है। चलिए, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माने जाते हैं आपके, कौन माने जाते हैं? F.W. टेलर। चलिए, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट में, F.W. टेलर साहब माने जाते हैं। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। और ये थे क्या? तो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये भी याद रखना है दैट ही वाज एन मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे पूरा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कहा गया F.W. टेलर साहब के द्वारा और उन्होंने किन किन चीज़ों को मैनेजमेंट में कंसीडर किया था। चलिए, तो ये कहानी है 1856 की। कब की कहानी है दोस्तों? 1856 की, जब हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर साहब का जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ था तो इनके पिताजी का ख्वाब था कि हमारा जो बेटा है वो एक वकील बने। क्या बने? एक वकील बने। लेकिन बेटा बाप के हिसाब से हमेशा थोड़ा चलेगा। बेटे की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, तो फाइनली वो इंजीनियर बने और वो एक कंपनी में काम करते थे। कंपनी का नाम था मिडवेल स्टील वर्क्स, ये भी याद रखना है। वो एक कंपनी के इंजीनियर थे और कंपनी के केवल इंजीनियर नहीं थे, चीफ इंजीनियर थे, चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, चीफ इंजीनियर थे। किस कंपनी के थे? मिडवेल स्टील वर्क्स के थे। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे हमारे F.W. टेलर साहब कंपनी में अच्छा पोजीशन पाने लगे तो उनको लगा कि कंपनी में इंजीनियरिंग का काम तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है साइंस, क्योंकि इंजीनियर कौन बनता है? जो इंसान साइंस पढ़ता है। और जो इंसान साइंस पढ़ता है ना, वो बड़ा ही कोई भी काम को साइंटिफिक तरीके से करता है, टाइम देखता है, किसी भी चीज़ की पंक्चुअलिटी देखता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको कंपनी का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। लेकिन जब वो चीफ इंजीनियर बन गए तो वो बहुत ही स्ट्रगल वाले इंसान थे, बड़ा ही संघर्षशील व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहीं तक नहीं रुकना है, यहाँ तक मैं आया हूँ यहीं रुकने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग बेटर इन माई लाइफ सो दैट आई कैन चेंज माई लाइफ। क्योंकि उनके पापा तो वकील थे और वो केवल इंजीनियर बन के अपने ज़िंदगी को गुजारना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि कंपनी में कैसे काम हो रहा है, वर्कर्स कितना काम कर पा रहे हैं, वर्कर्स की कैपेबिलिटी क्या है, वर्कर्स की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, वर्कर्स में झगड़ा क्यों हो रहा है, क्यों हम केवल एक ही इंसान को बढ़ावा दे रहे हैं, हम सबको बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं, हर जगह हम हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों लगा रहे हैं, हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की और उन्होंने पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप किया। ठीक है, जिसमें से 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ रखे हैं, लेकिन हम लोग और डिटेल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जिसमें से उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें से सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने जो कहा था टेलर साहब ने, आप इसको टेलर्स ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं या फिर टेलर्स प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। किसके प्रिंसिपल हैं? टेलर साहब के। टेलर मतलब दर्जी नहीं, F.W. टेलर, द ग्रेट मैनेजमेंट फिलोसफर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर साहब का पहला प्रिंसिपल था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। क्या था दोस्तों? सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। मतलब जो काम आप कर रहे हैं और उस काम को करने के लिए जो प्लान आप कर रहे हैं, ये दोनों अलग होना चाहिए। वट एवर यू आर डूइंग एंड वट एवर यू आर प्लानिंग, जो आप प्लान कर रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं, ये दोनों अलग होना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपने प्लान कर लिया कि मुझे सेकेंड सेमेस्टर में 9 CGPA लाना है, लेकिन बिना सारथी के हो पाएगा क्या भाई? बिना सारथी के सहयोग के, क्योंकि कोई ना कोई तो श्री कृष्ण चाहिए महाभारत के युद्ध में और वो आपका सारथी है। तो आपने प्लान तो कर लिया कि आई हैव टू गेट 9.5 CGPA इन सेकेंड सेमेस्टर, बट यू हैव टू डू वट एवर यू कैन डू टू गेट
9.5 CGPA। जो भी आप कर सकते हैं उतना मार्क्स सिक्योर करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। तो प्लानिंग एक अलग काम है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना वो एक अलग काम है। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्लानिंग को अलग रखो और डूइंग को अलग रखो, दोनों को सेपरेट कर दो। ठीक है, पहला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इनका पॉइंट था जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिसको आप टेलर का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, वो है आपका फंक्शनल, क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। शायद आपने 12th में इसको भी पढ़ा होगा। ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर साहब ने वही बात कही जो पहले पॉइंट में कही, बस नजरिया थोड़ा सा अलग था। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रकार के डिपार्टमेंट्स हमको बनाने चाहिए। एक डिपार्टमेंट होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट। कौन सा होगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट। और दूसरा होगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप लोग। एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का केवल ये काम होगा दैट यू हैव टू प्लान दैट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डू इन फ्यूचर। आपको केवल प्लान करना है कि आपका संगठन आने वाले भविष्य में क्या करने वाला है। दूसरा क्या है? तो सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी कैमरे की। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे शायद फंक्शनल फोरमैनशिप की, जिसमें हमने देखा था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने सजेस्ट किया था कि हर कंपनी के पास 2 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। एक होता है आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होगा केवल प्लान करना और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होगा प्रोडक्शन करना। काम करना नहीं, प्रोडक्शन करना। ठीक है, क्या प्रोडक्शन करेंगे? गुड्स का, सर्विसेज का, जो भी आपकी कंपनी डील करती है। चलिए, तीसरा है आपका साइंटिफिक स्टडीज। आपने शायद इसके विषय में सुना होगा। साइंटिफिक स्टडी के विषय में सब कभी सुना है? साइंटिफिक स्टडी के विषय में कभी सुना है? चलिए, एक चीज और क्वेश्चन आपका बन सकता है फंक्शनल फोरमैनशिप में कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने 4 सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करने के लिए कहा था। कितने सुपरवाइजर्स? कौन होते हैं? द पर्सन हु सुपरवाइज योर वर्क। एक ऐसा इंसान जो आपके काम को ऊपर से बैठ के देखता है, वही क्या है? सुपरवाइजर है। इन्होंने कहा था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में 4 सुपरवाइजर्स होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो टोटल 8 सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करने के लिए आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने कहा था। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स की। इसमें 4 सुपरवाइजर आते हैं। एक आता है आपका रूट क्लर्क। क्या नाम है? रूट क्लर्क। रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब होता है रास्ता। जैसे आप लोग पूछते हैं ना इसका रूट क्या है, तो रूट क्लर्क जो आपको रास्ता दिखाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को रास्ता दिखाएगा, प्लान का पूरा एक कह सकते हैं ब्रीफ प्लान तैयार करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है। दूसरा होगा आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। क्या नाम है इसका? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शन देगा। बिल्कुल। एक है आपका डिसिप्लिनेरियन। क्या नाम है? अब डिसिप्लिनेरियन का काम क्या है? उसका काम है केवल डिसिप्लिन को मेंटेन करना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो कोशिश करता है कि पूरी तरीके से अनुशासन बना रहे, क्योंकि अनुशासन जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी प्रकार एक कंपनी में भी इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, कंपनी में आपका एम्प्लॉय जब मन करता है तब आता है, जब मन करता है तब चला जाता है, तो क्या वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो एक होता है आपका डिसिप्लिनेरियन, जिसका काम क्या है? केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना, इसका नाम ही है डिसिप्लिनेरियन। और चौथा होता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको जब प्लानिंग के विषय में थोड़ा सा बताया होगा तो मैंने वहां पे आपको जरूर बताया होगा कि प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और प्लानिंग एक कॉस्टली प्रोसेस भी है। प्लानिंग में समय भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। तो ये होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो ये इंश्योर करता है कि आपके कंपनी की जब प्लानिंग हो रही है देन यू हैव टू डू द प्लानिंग एट मिनिमम कॉस्ट इन मिनिमम टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहला हो गया रूट क्लर्क, जो रास्ता दिखाएगा, एक ब्रीफ प्लान तैयार करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, पूरा नाम याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देश देगा। डिसिप्लिनेरियन, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, अनुशासन बनाए रखेगा। और एक है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो ये इंश्योर करेगा कि प्लानिंग का पूरा काम कम टाइम में और कम कॉस्ट में किया गया है। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 सुपरवाइजर्स की। यहाँ पे जगह ही नहीं है, चलिए अगले पेज में देख लेते हैं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 सुपरवाइजर्स थे उसमें से किसी को नाम याद है? आप में से किसी को नाम याद है? यहाँ पे कुछ नहीं याद है, पता नहीं क्या ही पढ़े थे आप लोग क्लास 12 में। चलिए कोई बात नहीं, जो यूट्यूब के बच्चे देख रहे हैं वो बता सकते हैं अगर आपको नाम याद हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 सुपरवाइजर्स कौन कौन थे। तो सबसे पहला था आपका स्पीड बॉस। क्या नाम है? स्पीड बॉस। एक होता था आपका गैंग बॉस, ये गैंग नहीं चलाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग गैंगस्टर है ना, तो यही समझेंगे। स्पीड बॉस एक होगा, गैंग बॉस एक होगा, आपका इंस्पेक्टर। ये कस्टम इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है, ही इज एन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, जो इंस्पेक्शन करता है, जो निरीक्षण करता है। किसका निरीक्षण करेगा? कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं ना है, ये देखने का काम करता है आपका इंस्पेक्टर, ठीक है। तो स्पीड बॉस हो गया, गैंग बॉस हो गया, इंस्पेक्टर हो गया। अच्छा एक और छूट रहा है, उसका नाम क्या था? एक मिनट। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर एंड मेंटेनेंस फोरमैन, ठीक है। तो 4 ऐसे थे, एक का नाम था स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस फोरमैन एंड गैंग बॉस। तो आप इसको कह सकते हैं मेंटेनेंस फोरमैन। ये 4 ऐसे सुपरवाइजर्स थे, 4 ऐसे सुपरवाइजर्स थे जिनका काम था केवल प्लानिंग डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बेहतरीन तरीके से चलाना। चलिए, सबसे पहला है स्पीड बॉस। ये स्पीड बॉस का काम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या था? प्लानिंग समय से हो जानी चाहिए। स्पीड बॉस कहता है कि प्रोडक्शन भी समय से हो जाना चाहिए, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। गैंग बॉस का काम होता है पूरे मशीन्स को और जो भी मशीन के अलावा इक्विपमेंट्स होते हैं सबको ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। क्योंकि अगर मशीन से प्रोडक्शन करना है और लेबर 2 किलोमीटर दूर है तो रोज 2 किलोमीटर लेबर आएगा फिर जाएगा, तो उसको लाने और लेके जाने में काफ़ी खर्चा लग जाएगा। तो गैंग बॉस ये इंश्योर करता है कि जितने भी मशीन्स वगैरह हैं वो सब कुछ लेबर के पास मौजूद हैं, ऑर्गेनाइज हैं। एक होता है इंस्पेक्टर, जिसका काम होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी खराब है तो इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। एक होता है आपका मेंटेनेंस फोरमैन। मेंटेनेंस फोरमैन का काम होता है कि सारी मशीन्स मेंटेन हो, लेबर मेंटेन हो। मेंटेन होने का मतलब क्या है? कि लेबर वर्किंग कंडीशन में हो। ऐसा नहीं कि लेबर बीमार हो जबरदस्ती उसको ठूस के काम करवा रहे हैं आप, तो गलत बात है। लेबर अगर वर्किंग कंडीशन में है, मशीन अगर वर्किंग कंडीशन में है, तभी काम हो पाएगा। और ये कौन इंश्योर करता है? मेंटेनेंस फोरमैन। तो ये 4 फोरमैन्स होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एक होता है स्पीड बॉस, एक होता है गैंग बॉस, एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है मेंटेनेंस फोरमैन, ठीक है। चारों याद हो जाएंगे। चलिए, अब काफी डिटेल में मैं जा रहा हूं, लेकिन चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख ही लेते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है टेलर के प्रिंसिपल का, तीसरा, आई थिंक तीसरा ही है कि चौथा है? चौथा है क्या? देखिए एक बार, नहीं तीसरा ही है, ठीक है ठीक है। ये पॉइंट है साइंटिफिक स्टडीज का। साइंटिफिक स्टडी आपने शायद क्लास 12 में पढ़ा होगा, कुछ तो याद होगा। फेटिग स्टडी, वर्क स्टडी, कभी सुना है? फेटिग स्टडी, वर्क स्टडी। इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसके अलावा एक होता है टाइम, क्या कहते हैं उसको, मेंटल रिवोल्यूशन। तो ये सारे कुछ स्टडीज होते हैं जो आप यूज करते हैं अपने वर्कर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, और जो भी काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको सही तरीके से करने के लिए। सबसे पहला कौन सा है? फेटिग स्टडी। सबसे पहले एक शब्द है फेटिग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थकान। क्या होता है? फेटिग स्टडी के माध्यम से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक वर्कर औसतन ऑन एन एवरेज कितने घंटे बाद थक जाता है और उसको कितने घंटे के बाद ब्रेक देना चाहिए। ब्रेक भी देना है तो कितने समय का देना चाहिए। दिस इज कवर्ड अंडर फेटिग स्टडी। आजकल कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को बुलाती हैं, 12 घंटा खटवाती हैं, चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी हो, उनको इससे फर्क
नहीं पड़ता है, जबकि ये बात गलत है। अगर आपका वर्कर काम करने के मूड में नहीं है, अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा, और कर भी रहा है तो मजबूरी में कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी उसकी खराब होगी। ठीक है, चलिए दूसरा होता है टाइम स्टडी। ये क्या करता है? टाइम स्टडी का काम होता है ये ऑब्जर्व करना और ये एनालाइज करना कि एक काम को कितने समय में कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको काम दिया कि आप 10 लोगों का नाम लिखिए, आप 2 दिन से 10 लोगों का नाम लिख रहे हैं, हाँ? आपको डांटनी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। भाई 10 लोगों का नाम लिखने में मुश्किल से 2 मिनट लगता है और आप 2 दिन लगा दिए उसके चक्कर में। ऐसे ही किसी भी कंपनी में ऑब्जर्व करना होता है। अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप किसी को टास्क दिए हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो जो काम कर रहा है उसको कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए और वो कितना समय दे रहा है उसमें। ठीक है, चलिए तीसरा होता है मोशन स्टडी। क्या नाम है? ये मोशन स्टडी क्या है? इसका बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। जैसे आप कभी किसी फैक्ट्री में तो गए नहीं होंगे, अगर आप में से कोई किसी फैक्ट्री में गया होगा तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई लोहार है, ठीक है, लोहा वाला काम कर रहा है, कोई वर्कर है जो लोहा पिटाई का काम कर रहा है। वो हथौड़ा जो है वो काफ़ी भारी है और वो हथौड़ा रखा गया है बीच में। 2 वर्कर्स एक ही हथौड़े से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्कर उठ के जाता है, हथौड़ा लेके आता है, पीटता है, फिर लेकर रखता है, फिर वो यूज़ करता है, फिर वो जाता है, फिर लेके आता है, फिर पीटता है। तो इसमें वर्कर काम कितना कर रहा है? बहुत कम। और टाइम वेस्ट कितना कर रहा है? बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैनेजर की गलती है। मैनेजर ने दोनों को अलग इक्विपमेंट नहीं दिया है और वो इक्विपमेंट उनके पास नहीं है। तो जो मूवमेंट होता है वर्कर का, एक होता है प्रोडक्टिव मूवमेंट और एक होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। आपको एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर ये इंश्योर करना होता है कि वर्कर का अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम हो और प्रोडक्टिव मूवमेंट ज़्यादा हो, मतलब हथौड़ा ज़्यादा पीटे और इधर उधर घूमे थोड़ा कम। ठीक है, चलिए मोशन स्टडी हो गया। इसके अलावा चौथा एक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये सुना आपने? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जैसे आप कभी एक मेडिकल स्टोर की दुकान में गए होंगे, तो अगर आप कुछ उसको बोलते हैं कि मुझे दवा चाहिए, तो वो ना आँव देखता है ना ताँव देखता है, वो धीरे से जाता है और उस अलमारी में उसको पता होता है कि ये कहाँ रखा हुआ है, वो तुरंत जाएगा और वो निकाल के आपको ला के दे देगा। उतनी सारी दवाइयाँ हैं, उसमें से एक दवाई कहाँ रखी गई उसको पता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क यही कहता है कि हर काम का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और काम को सिंप्लीफाई करिए। उतना कॉम्प्लेक्स दवाई का पूरा सिस्टम बना के रखे हो आप, अलग अलग अलमारियाँ बना के रखे हो, तो उसने सेग्रीगेट कर दिया कि जितना बुखार संबंधी दवाई होगा वो इस डब्बे में, जितना पेट संबंधी दवाई होगा वो इस डब्बे में, और जो दवाई होगा वो इस डब्बे में। तो वो पूरा सेग्रीगेट करके रखा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहता है कि आपको अपने काम का एक स्टैंडर्ड सेट करना है, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और पूरे काम को सिंप्लीफाई करना है, आसान बनाना है। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइंटिफिक स्टडीज जो आपको अप्लाई करने होते हैं एज ए सुपरवाइजर। मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कभी सुपरवाइजर बनेंगे, वैसे खुदा ना करे कि आप सुपरवाइजर बने, आप मैनेजर बने, आप टॉप मैनेजर बने, लेकिन अगर आप मैनेजर बनते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना होता है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी गलती है कि उनकी गलती है। ठीक है, चलिए ये सारी साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से आपको पता चलता है। एक और पॉइंट है इसमें, मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या पॉइंट है? इसको हिंदी में कहते हैं मानसिक क्रांति। सारे कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना कि कंपनी का जो बॉस होता है, जो ओनर होता है, वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट माइंडसेट का होता है और फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ हमेशा खौफ में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं बॉस से, और वो खौफ में काम करते हैं। अब आप बताइए कि आप खौफ में अच्छा काम करेंगे कि स्टेबल माइंड में अच्छा काम करेंगे? स्टेबल माइंड में अच्छा काम करेंगे। तो खौफ बना के रखा है आपका सुपरवाइजर कि आपको बेटा काम करना है और आपसे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है उसका, और अगर है भी तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है वो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको वर्कर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्डिंग डेवलप करना होता है। अगर आप केवल ओनर बन के बैठेंगे
और उनको ऑर्डर देंगे तो वो आपकी ऑर्डर नहीं सुनेगा, और सुनेगा भी तो मजबूरी में, खौफ में काम करेगा, जिसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ख़राब होगी। चलिए, तो ये थे कुछ साइंटिफिक स्टडीज टेक्निक, या फिर इसको साइंटिफिक टेक्निक्स भी कहते हैं। बस यही था आपके पूरे टेलर साहब के साइंटिफिक मैनेजमेंट में। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले क्या देखा बताइए? अरे ऑफलाइन वाले आप बोलिए, सबसे पहले क्या देखा? क्या नहीं, सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या देखा? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? वो कहाँ काम करते थे? मिडवेल स्टील वर्क्स। उनके पापा क्या चाहते थे कि वो वकील बने, वो बने क्या? इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। कहाँ के? मिडवेल स्टील वर्क्स के। आगे हमने क्या देखा? साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? तो पहला प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, मतलब प्लान करना और काम करना, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। दूसरा हमने देखा फंक्शनल फोरमैनशिप, जो कहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट में बांट दो, एक काम होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक का नाम होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में 4 सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करने हैं। कौन कौन से सुपरवाइजर हैं प्लानिंग के? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और फिर आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स कौन कौन से हैं? स्पीड बॉस, गैंग बॉस और मेंटेनेंस फोरमैन और इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना, इंस्पेक्शन करना। स्पीड बॉस का काम क्या है? काम को समय पे कंप्लीट करना। ठीक है, मेंटेनेंस फोरमैन का काम क्या है? कि सारी मशीनें मेंटेन हो, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में हो। समझ में आ गया? चलिए, अब हम देखेंगे दूसरा, क्या नाम था उसका? एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। फादर कौन है इसके? एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? फंक्शनल थियरी, और एक और नाम क्या है? प्रोसेस थियरी ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, आपको पता है मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस आप लोग देखते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों फंक्शंस कहाँ से आए हैं? मैनेजमेंट के फिलोसफर हेनरी फेयोल के विचार से आए हैं। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट यू आर स्टडिंग इन योर सिलेबस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब कुछ फंक्शंस कौन दिया है? हेनरी फेयोल साहब दिए हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बात करेंगे हेनरी फेयोल साहब की। फादर कौन है? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल साहब की कहानी भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि हेनरी फेयोल साहब कहाँ के थे? कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। कहाँ के थे? और फ्रांस के क्या थे? एक इंजीनियर थे। कौन से इंजीनियर थे? तो ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। सब लोग चीफ इंजीनियर नहीं हो जाएंगे। ये क्या थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे। लेकिन आप कहेंगे भाई माइनिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ससुरे हमारे फील्ड में क्यों घुस जाते हैं? ये इंजीनियर्स हैं, इनको अपने फील्ड में होना चाहिए। वाई दे आर एंटरिंग इनटू फील्ड लाइक मैनेजमेंट? इसका कोई तुक नहीं है। द पर्सन हु स्टडी साइंस वेरी डीपली, दे कैन एनालाइज एवरीथिंग, इवन योर मैनेजमेंट फील्ड। लेकिन उनको थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं, तो आपके खून में मैनेजमेंट है, आपके रग रग में मैनेजमेंट है। अब उनके रग रग में क्या है? मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। बट दे हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल। जो ध्यान से साइंस को पढ़ता है उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती है, और उसी ऑब्जर्वेशन स्किल की वजह से हेनरी फेयोल साहब और F.W. टेलर साहब इंजीनियर होने के बावजूद भी दे आर कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट फिलोसफर। और उस समय कॉमर्स की दुनिया थी ही नहीं, ठीक है, जब ये लोग जन्म लिए थे और जब ये लोग कुछ किए थे, उस समय कॉमर्स जैसा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं था, कोई नहीं था सब्जेक्ट। चलिए, इतना समझ में आ गया। फ्रांस के थे, माइनिंग इंजीनियर थे, और नाम था हेनरी फेयोल। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी में सबसे पहला क्वेश्चन, हु गेव द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस को किसने दिया है? हेनरी फेयोल ने दिया। कौन कौन से फंक्शंस हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को। स्टाफिंग में क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब फॉर द राइट टाइम। फिर हमारा होता है डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? मोटिवेशन देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, लीडरशिप करते हैं, और
4 एलिमेंट्स होते डायरेक्टिंग के, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन भी तो करते हैं। तो डायरेक्टिंग में हम दिशा निर्देशन देते हैं, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, वी हैव टू कंट्रोल। हमने प्लान क्या किया था और हमने एग्जीक्यूट क्या किया है, क्या हमने जो प्लान किया था वही एग्जीक्यूट किया या फिर कोई डिफरेंस है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हो गया सर। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या? मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स कौन दिए हैं? हेनरी फेयोल साहब। इसी की चर्चा आज करनी थी हम लोगों को, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क, हमने आपको बताया। दूसरा कौन सा है? 14 प्रिंसिपल्स में से कुछ तो याद होना चाहिए, 10-12, कम से कम 4-5 तो याद होना चाहिए। बहुत जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। चलिए, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? काम को बांटो। कैसे बांटे? जो इंसान जिस काम को करने के योग्य है उस इंसान को वही काम देना है। काम को बांटना है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है दैट इफ ही इज एन इंजीनियर तो उसको इंजीनियर का काम देना है, इफ ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सीए का काम देना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? डिसिप्लिन। नाम नहीं सुना इसका? जिंदगी में तो है नहीं आपके, तो नाम कहां से सुनेंगे? डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। उन्होंने कहा था, किन्होंने? हेनरी फेयोल साहब ने, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब पूरा नियम कायदा कानून होना चाहिए। यानी कि जिसको मन किया, जैसे मन किया वैसे काम कर रहा है, जब मन किया तब आ रहा है, जब मन किया तब जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा कौन सा है? यूनिटी ऑफ। तो डिसिप्लिन कहता है रूल्स एंड रेगुलेशन, ये लिख लीजिएगा आप लोग शॉर्ट में, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। अच्छा एक चीज और, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन केवल सबऑर्डिनेट्स को मानने पड़ेंगे, सुपीरियर्स को नहीं मानने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए रूल हम बना रहे हैं, हम कहें कि बाबू रूल हम बनाए, हम ही पालन करें इसका। रूल बनाएंगे हम, पालन आप करेंगे, गलत बात। रूल अगर हम बना रहे हैं तो हमको भी फॉलो करना है एंड आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तीसरा है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए कमांड पहले पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन भी पढ़ेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? घर से एग्जांपल लेते हैं, मम्मी कह रही हैं बाजार जाओ आलू गोभी भंटा लेके आओ। भाई बैगन मतलब, ठीक है, उसको भोजपुरी में भंटा कहते हैं। आलू गोभी बैगन लेके आओ। पापा कह रहे हैं नहीं नहीं बाजार जाओ और मीट लेके आओ। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड। आप क्या हैं? सबऑर्डिनेट। मम्मी क्या है? सुपीरियर। पापा क्या है? सुपीरियर। अब दो सुपीरियर एक छोटे से बच्चे को, सबऑर्डिनेट को, दो ऑर्डर दे रहे हैं, वो माने किसकी और ठुकराए किसको? ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। तो ये कंडीशन कंपनी में भी आता है कि कंपनी के सीईओ ने कहा बेटा आप जाइए इस फाइल को मैनेजर साहब को दे के आइए। वहीं पे एमडी साहब ने कहा नहीं बेटा फाइल मत देना, तुम ये काम करो, ये टेबल वहां से उठा के वहां रख दो। तो आप टेबल रखेंगे कि फाइल देंगे? यू आर कंफ्यूज्ड। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि कमांड केवल एक इंसान को देना है। ठीक है, एक इंसान को एक ही इंसान ऑर्डर देगा। अगर एक इंसान को दो इंसान ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो किसी का काम नहीं कर पाएगा, वो ना आपका काम करेगा और ना इनका काम करेगा। ठीक है, ये यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। सीधी भाषा में समझ सकते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि मल्टीपल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, यूनिफाइड सबऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब एक सुपीरियर एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, दो सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देंगे। चलिए अच्छा, मैंने जब आपको ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? जल्दी से प्रोडक्शन हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, हाँ कम टाइम में। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? ज्यादा सेल्स हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहेगा ज्यादा मार्केटिंग हो। सभी लोगों का अलग अलग दिशा है। कोई कहता है ज्यादा प्रोडक्शन करना है, कोई कहता है ज्यादा सेल्स करना है, कोई कहता है ज्यादा मार्केटिंग करना है। लेकिन कंपनी कहता है हमको बाबू कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ओवरऑल जो कंपनी होती है उसको क्या करना है? प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। तो सबके डायरेक्शन अलग है, बट वी हैव टू यूनिफाई द डायरेक्शन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। और सबको कहना है बेटा सेल्स ज्यादा करो,
लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि सेल से प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि सेल ज़्यादा करने के चक्कर में आप 5 रुपये में बेच रहे हैं सामान 100 रुपये का, हमारा 95 का लॉस करवा दिए, खूब सेल्स करवा दिए और 95 रुपये का लॉस करवा दिए पर प्रोडक्ट, हम तो बर्बाद हो गई कंपनी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला कहा कि हम शाहरुख खान से ऐड करवाएंगे, 10 करोड़ शाहरुख खान मांग रहा है, चलो दे दो, दे देंगे भाई। देखेंगे कि क्या उस शाहरुख खान के ऐड से हमको प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हम मैक्सिमम मार्केटिंग पे नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट पे काम करेंगे। तो हर डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन डिपार्टमेंट को खुद के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देना है, पूरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है? सबसे पहले आप लोग बताइए, वो ऑफलाइन वाले सेंट्रलाइजेशन क्या क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? हिंदी में केंद्रीयकरण किसे कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बताइए, किसी को पता है? व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? क्या पढ़ते हैं आप लोग? वो रिलीज कर दिया जाता है, वो जो क्या रिलीज कर दिया जाता है? बता रहे सर, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब शक्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज मोनार्की, राजा का शासन, राजशाही तंत्र। अगर राजा शासन करता है तो डिसीजन कौन सब लेता है? राजा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होती है तो कौन डिसीजन लेता है? जनता। यहाँ पे डिसीजन लेने की एबिलिटी जो है वो सबके पास है। पॉलिटिकल लीडर के पास भी है, सीएम के पास भी है, पीएम के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है, जनता के पास भी है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पूरा डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो केवल कुछ हाथों में होती है, उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब जब पावर बांट दी गई है सबको, आप भी डिसीजन लेंगे, हम भी लेंगे, सब लोग लेंगे। लेकिन अब आप बताइए, आपकी कंपनी के लिए अच्छा क्या है? सारी पावर अपने हाथ में रखें कि सारी पावर बांट दें? हाँ, सारी पावर बांट दें? नहीं सर, कुछ कुछ पावर्स को बांट दिया। दिस इज कॉल्ड बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सारी पावर्स अपने हाथ में भी नहीं रखनी है और सारी पावर्स बांटनी भी नहीं है। जो पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल है, वो अपने हाथ में रखो। जो नेग्लिजिबल है उसको बांट दो। जैसे मान लो कंपनी में झाड़ू खरीदना है, झाड़ू खरीदने के लिए सीईओ से पूछ रहे हैं, बाबू 20 रुपये का झाड़ू खरीदना है, कौन बताएगा? सीईओ बताएगा। अरे यार झाड़ू खरीदना है 20 रुपये का, ले लो, मैनेजर से पैसा ले लो, जा खरीद लो। अब तुम सीईओ का टाइम बर्बाद कर रहे हो उसके चक्कर में। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ना ही पूरा सेंट्रलाइजेशन रखना है और ना ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन रखना है, दोनों को बैलेंस करना है। मतलब केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल स्केलर चेन। कौन सा है? 6वां नंबर है। चलिए, ये क्या कहता है? स्केलर चेन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में होती है हायरार्की। क्या होती है? हायरार्की मतलब हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन एक लेवल से होकर गुजरता है। देयर इज अ चेन ऑफ कमांड कह सकते हैं आप, कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, टॉप लेवल बात करना चाहता है लोअर लेवल से, सीधे बात नहीं करेगा, टॉप लेवल बात करेगा मिडिल से, मिडिल बताएगा लोअर को। ऐसे पूरा कम्युनिकेशन का एक फ्लो होता है, एक चेन ऑफ कमांड होता है। स्केलर चेन ये कहता है कि ये चेन ऑफ कमांड हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्केलरी चेन लिख दिए क्या हम? एक मिनट, सॉरी, भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी। स्केलर चेन, ठीक है। स्केलर चेन क्या कहता है कि हायरार्की होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अच्छा, मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, बड़ा ही आपातकाल स्थिति है, कंपनी में लग गया है आग। अब पानी पूछने के लिए जाना है, बुझाने के लिए, भाई पूछे कि पानी लगा दे, बुझा दे कि नहीं बुझा दे, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम लेना है। दो ऑप्शन होता है ना। अगर मान लीजिए फैक्ट्री में आग लगी है तो फैक्ट्री का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। तो मान लीजिए आग लगी है, आधवा जला तो इंश्योरेंस आधवा मिलेगा, पूरा जला तो पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। अब वर्कर कंफ्यूज है कि पूरा जला दे कि आधा, आधा के बाद पानी मारे। अब वो जाके पूछेगा सीईओ से, ऐसा होगा? सीईओ से ही जाके पूछेगा पागल, वो जाके पूछेगा मैनेजर से, फिर जाके मैनेजर पूछेगा सीईओ से, तो टाइम लग जाएगा ना। तो वो इंसान सीधे जाके सीईओ से पूछ सकता है कि सर बताइए आग बुझाना है कि जलने देना है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है। ठीक है, तो स्केलर चेन का मतलब यही होता है कि कभी कभी
इमरजेंसी कंडीशन में स्केलर चेन को आपको फॉलो नहीं करना होता है, बाकी जो रेगुलर कंडीशंस होते हैं, जो दैनिक आपका काम होता है, उसमें आपको स्केलर चेन को फॉलो जरूर करना है। अच्छा, जब स्केलर चेन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं? जो इमरजेंसी कंडीशन में फॉलो किया जाता है, दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। चलिए, सातवां कौन सा है? सातवां कौन सा है, कुछ याद है? ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश, बिल्कुल भी मत समझना। हाँ, किसी भी पहले काम सिस्टमैटिक वे से करना। ऑर्डर मतलब होता है क्रम। देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन। हर इंसान का, हर चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो इंसान, वो चीज उसी प्लेस पे मौजूद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मिलना है सीईओ से। सीईओ साहब एक दिन इस ऑफिस में बैठते हैं, दूसरे दिन 4 किलोमीटर दूर वाले ऑफिस में बैठते हैं, तीसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं, चौथे दिन अमेरिका चले जाते हैं, 5वें दिन जापान चले जाते हैं। अरे ये क्या होता है? ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब हम सीईओ साहब से कोई बात पूछनी है, मान लीजिए कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो हम उनसे जापान मिलने जाएंगे। एक फिक्स प्लेस होना चाहिए सीईओ साहब का बैठने का, और वो उसी फिक्स प्लेस पे हमेशा मौजूद होने चाहिए, जिससे हमारा टाइम और एफर्ट बच सके। क्योंकि मान लीजिए, चलिए सीईओ का एग्जांपल बहुत बड़ा हो गया, कंपनी का मैनेजर है, उसका कैबिन कभी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में रखते हैं, कभी सेल्स के पास में रख देते हैं, कभी मैनेजर मार्केटिंग के पास रख देते हैं, कभी एचआर के पास रख देते हैं, तो बेचारा समझ ही नहीं पाएगा। और कोई किसी को उससे मिलना है तो वो तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा, उसका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि हर चीज़ और हर इंसान का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। जैसे मशीन आज यहाँ रखी है, परसों कहीं और रख दी है, अब ढूंढते रहो कहाँ प्रोडक्शन करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि इंसान का और चीज़ का, दोनों का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, और वो चीज़ वहीं होनी चाहिए। और 8वां बताइए, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। ये क्या कहता है? कोई भी एम्प्लॉय अगर आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो कंसिडरेशन उसको मिलता है, सैलरी मिलता है या वेजेस मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है उसको। मजदूर है तो मजदूरी मिलेगी, एम्प्लॉय है तो तनख्वाह मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन जो भी आपसे है, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उसको एक फेयर रेम्यूनरेशन दें, फेयर सैलरी दें। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन यही कहता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी दें। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बेचारा 3 साल 4 साल पढ़ के आया है, बहुत मेहनत करके आया है, ठीक है। आप आए और उस कंपनी को आप आए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के उस कंपनी में, और आपको सैलरी मिल रही है 2 लाख पर एनम। महीने का कितना हुआ? 2 लाख पर एनम महीने का कितना हुआ? डिवाइड कर लीजिए, 20,000 से भी कम है। बताइए कितना होगा? 20,000 अगर देंगे आप उसको तो 2,40,000 हो जाएगा। मान लीजिए 12-15 हज़ार दे रहा है। अरे यार वो चार्टेड अकाउंटेंट है, ही इज नॉट अ सेल्स मैन, ही हैज़ अ ग्रेट क्वालिफिकेशन। चार्टेड अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड एज द टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया। सीए टफेस्ट कोर्स है इंडिया का, उतना टफ एग्जाम क्रैक करके आया है, सीए बन के आया है, ट्रेनिंग करके आया है 3 साल का, और तुम उसको सैलरी दे रहे हो 15,000 रुपया। काम करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? अपने तो नहीं करेगा, 10 लोग को और जाके बताएगा उस कंपनी में गलती समझ जाना। तो आपकी कंपनी बिना सीए के चलेगी? नहीं चल पाएगी ना। तो फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, अच्छा सैलरी देना चाहिए। अब ये नहीं कि अच्छा सैलरी के चक्कर में सीए हैं तो आपको दे रहे हैं 100 करोड़ रुपया पर मंथ। हाँ, बजट भी तो होना चाहिए हमारा। फेयर मतलब उचित पैसा आपको देना चाहिए सैलरी को, सैलरी के रूप में। चलिए, थक गए क्या ऑफलाइन वाले? 9वां कौन सा है? इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। लड़कियां बहुत जल्दी थक जाती हैं। क्यों? आंख नहीं, चश्मा लगा गया करो तुम लोग। पढ़ने में कौन सा थकान है जी? कुदारी चला रहे हैं, यहाँ पे कुदाल चला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मजदूर हो, बैठ के देखना है, आराम से सुनना है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव 1.5 घंटे की क्लास है बस। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय के पास, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो बहुत बड़ा टॉप मैनेजर हो, सबके पास आइडियाज़ होते हैं और हर इंसान के आइडिया की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक एग्जांपल है इसका,
गूगल के तत्काल सीईओ सुंदर पिचाई। ही वॉज नॉट एट ऑल अ सीईओ। शुरुआत में वो सीईओ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इतने अच्छे आइडियाज़ दिए कंपनी को कि बाद में उनकी कंपनी उस आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाई, और गूगल जो कंपनी है, और फिर ये उसको पता चला कि भाई ये इंसान ये छोटी पोस्ट को डिजर्व नहीं करता है, ये बहुत बड़ी पोस्ट को डिजर्व करता है, तो उसको सीईओ बना दिया गया। अगर उसको उसी समय डांट दिया गया होता कि बाबू तुम अपनी औकात में रहो, तुम ये मत बताओ कंपनी क्या करेगी, तुम तो मैनेजर हो, तुम तो इंजीनियर हो, तुम अपनी औकात में रहो, तुम यहाँ से आगे मत जाओ। अगर वो आइडिया उसका नहीं माना गया होता तो गूगल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि हर इंसान के पास एक अच्छा आइडिया होता है, आपको उस अच्छे आइडिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके आइडिया को मानना चाहिए। चलिए 10वां कौन सा है? बहुत लंबा हो गया ये, नहीं? 10वां बताइए कौन सा है? 10वां कौन सा है, याद है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या नाम है पूरा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए आप लोग कमा के पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन गए, कमा के नहीं, पढ़ लिख के आप लोग एक अच्छा इंसान बन गए, एक बहुत ही स्किल्ड इंसान बन गए, एंड उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिला। आप कंपनी में जैसे गए तो कंपनी में आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ लग गई। अब आप अगले महीने से सोचने लगे कि यार 1 लाख मिल रहा है, काम नहीं चल रहा है, बीबी बहुत पैसा मांगती है, ये काम करो, फाउंडर के पास चलते हैं, सीईओ के पास चलते हैं, कहते हैं बाबू थोड़ा सैलरी हमारी बढ़ा दो यार, 1 लाख से ज़्यादा नहीं 2.5 लाख कर दो पर मंथ। तो इतना लालच ठीक नहीं है। इम्प्लॉयज़ को अपने इंटरेस्ट को किनारे और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। मतलब अपना हित बाद में, पहले कंपनी का हित करिए, कंपनी का हित होगा तो आपका भी हित होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हमसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आजकल लोग कुछ कहते हैं कि हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। तो जमाना नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है। ठीक है, आपकी तरफ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको अपने इंटरेस्ट को पीछे रखना चाहिए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला 11वां कौन सा है, कुछ याद है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये क्या कहता है? भेदभाव मत करो। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे एक मूवी बनी है आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, ये उसी की बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चाहे एक लड़की हो, एक लड़का हो, चाहे एक ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कंपनी का सीईओ ही क्यों ना हो, सबको एक निगाह से देखना है और भेदभाव किसी से नहीं करना है। ठीक है, चलिए 12वां कौन सा है? 12th, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत पहले आना चाहिए, बहुत लास्ट में आ रहा है। पैरिटी बिटवीन, पैरिटी मतलब क्या होता है? बैलेंस। क्या होता है दोस्तों? बैलेंस होता है। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड, व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी किसे कहते हैं? अथॉरिटी मतलब क्या बोला? अधिकार, राइट। हाँ, ओनली राइट इज नॉट अथॉरिटी। राइट टू टेक डिसीजन, राइट टू इशू ऑर्डर्स। आपको अधिकार दिया गया है कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपको अधिकार दिया गया कि आप निर्णय ले सकते हैं, तो आपको ऑथोराइज्ड पर्सन माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपके पास क्या है? अथॉरिटी है। अच्छा, मान लीजिए आपको खूब बढ़िया अथॉरिटी मिला, आप कंपनी में जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला, आपको कुछ नहीं करना। आप कंपनी में आएंगे, जिसको मन करेगा उसको 2 झापड़ मारेंगे, जिसको मन करेगा उसको लतिया देंगे। ऐसे कंपनी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि जितनी अथॉरिटी दे रहे हो ना, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। ज्यादा अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अथॉरिटी भी नहीं चलेगा। एक वर्कर है, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब ज्यादा दे रहे हैं और अथॉरिटी कुछ दे ही नहीं रहे। उसको भी जो अथॉरिटी चाहिए खुद का, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई पियोन है, ठीक है, और पियोन को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो खुद से आके झाड़ू खरीद सकता है, खुद से जाके बेल खरीद सकता है। तो भाई गलत बात है ना।
अगर उसका वो काम है तो उस काम से संबंधित जो भी उसकी प्रॉपर अथॉरिटी है वो भी दीजिए और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी, ठीक है। तो बस यही कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलिए 13वां कौन सा है, सेकंड लास्ट, याद है? पर्सनल वाला, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं? कंपनी को ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए आप बन गए क्या, कंपनी सेक्रेटरी, क्या बन गए? कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप गए कंपनी में, क्या भाई नौकरी दो हमको, वो तुरंत आपको बुलाएगी, कहेगी भाई CS हो, आओ हमारे यहाँ नौकरी करो। 2 महीने नौकरी की, तीसरे महीने 1 लात मार के आपको बाहर निकाल दिया गया, अच्छा लगेगा? आपकी कोई गलती नहीं थी। फिर कोई आया, फिर उसको 2 महीने रखा गया, फिर उसको बाहर निकाल दिया गया। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर को ये फील कराए, एम्प्लॉय को ये फील कराए कि उसकी जॉब को खतरा नहीं है, उसको एक स्टेबल जॉब मिल रही है। जैसे टाटा कंपनी में जॉब लगती है तो लोग कहते हैं हमको सरकारी नौकरी मिल गया, समझ लो, क्योंकि जो स्टेबिलिटी टाटा कंपनी देती है वो स्टेबिलिटी इंडिया की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं देती है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ TCS का, टाटा का, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है। हिंदुस्तान की जो कंपनी है टाटा कंपनी, उसमें जो फैसिलिटी मिलती है, जो स्टेबिलिटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को, वो कहीं ना कहीं अन्य कंपनियों में नहीं मिलती है। इससे पता क्या होता है, इससे लोगों का विश्वास आप जीत पाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का विश्वास जीत पाते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी कर पाते हैं कि उनको इस चीज़ का खतरा नहीं होता है कि कल को मुझे निकाल दिया जाएगा कंपनी से, ठीक है। तो हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब पीरियड ऑफ पर्सनल। अच्छा, इसमें एक और बात कही जाती है कि भाई फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र भी मत करो। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें अगर कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर है, अच्छा काम करता है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बहुत ही ख़राब इलाके में, वहाँ भी नहीं माना तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ख़राब इलाके में। अब इससे उस बहुत डिमोटिवेट होता है, क्योंकि उसका क्या मिशन होता है कि इस एरिया को सुधारना है, उसको सुधारने के चक्कर में खुद बिगड़ जाता है बेचारा, दूसरी जगह चला जाता है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उससे बहुत डिमोटिवेट होता है वो। ऐसे ही मान लीजिए कंपनी में होता है, कंपनी में आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, आप किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किए आज गोरखपुर के ब्रांच में, कल उसको शिफ्ट कर दिए अहमदाबाद ब्रांच में। अब भाई अहमदाबाद जब वो जाएगा, वहाँ की सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में भी उसको टाइम लगेगा ना, फिर उसको भेज दिया दिल्ली, अब दिल्ली जाएगा तो वहाँ का सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, थोड़ा सा अलग इसका नाम है, ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसमें बस एक ही चीज याद रखिएगा, टीम वर्क, क्या याद रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये कहता है कि आपके कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको काम ऐसे करना है कि वो ऐसा अपने आप को माने दैट दे आर अ टीम। जैसे मान लीजिए 10 लोग को एक काम दिया गया, कहा गया कि 10 फाइलें बनानी है 5 दिन के अंदर, उसमें से 2 लोग बीमार पड़ गए, क्या हो गए, 8 लोग काम कर रहे हैं। अब आपकी तरह जो 2 लोग होंगे ना, जैसे बीमार पड़ गए मान लीजिए, अगर आपकी तरह जो 8 लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, अरे यार सैलरी तो 10 को मिलेगा काम करने का, वो नहीं आ रहा, छोड़ो हम अपना काम करते हैं, हम 8 को फाइल बनाते हैं, दे देंगे, मैनेजर खुश, हमको सैलरी मिल जाएगा, उनको नहीं मिलेगा, हम काहे दूसरे का फायदा करवाएं। ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स से कहता है कि अगर आपको आपकी कंपनी में पूरे टीम को एक काम दिया गया है, तो आप भले ही उस टीम में कोई एब्सेंट है, कोई नहीं आया, बीमार है, तो मान के चलना है कि उसका भी काम आपका ही काम है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, और इसी के साथ आपका डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट का एक बड़ा ही अच्छा खासा पोर्शन हमने कवर कर लिया। कल हम पूरी तरह से इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए।